बच्चों, आज हम आपको साहित्य की नई विधा से परिचित कराएंगे और वह नई विधा है कहानी। आज की कथाकार हैं मन्नू भंडारी और उनकी कहानी का नाम है अकेली। नई कहानी की सिद्ध हस्त कथाकार, बाल विमर्श की मार्मिक चितेरी मन्नू भंडारी जी का जन्म मध्य प्रदेश मंदसौर जिले के भानपुरा नगर में 3 अप्रैल 1931 को हुआ। इनके पिता श्री सुख संपत्ति राम भंडारी सुप्रसिद्ध समाज सुधारक थे। माता अनूप कुमारी उदार, सहनशील और धार्मिक महिला थीं। मन्नू भंडारी जी की जो प्रारंभिक शिक्षा है अजमेर के गर्ल्स हाई स्कूल में हुई। इंटर कॉलेज अजमेर से ही किया। इंटर की परीक्षा अजमेर कॉलेज से ही की। हिंदी से एमए करने के उपरांत बालीगंज शिक्षा सदन कलकत्ता में 9 वर्ष तक शिक्षकीय कार्य किया। सन 1959 में सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री राजेंद्र यादव जी से उनका विवाह हुआ। सन 1961 में रानी बिरला कॉलेज कलकत्ता में प्राध्यापिका के रूप में इन्होंने अध्यापन कार्य किया। कुछ समय के उपरांत वे दिल्ली के सोफिस्टिकेटेड कॉलेज में अध्यापन कार्य करने लगीं। सन 1991 में अवकाश प्राप्त करने के उपरांत मन्नू भंडारी जी ने 2 वर्ष तक उज्जैन में प्रेमचंद सृजन पीठ की निर्देशिका रहीं। मन्नू भंडारी स्वतंत्रता संग्राम में भी सहभागी रही हैं। इन्होंने अपनी सहभागिता दर्ज कराई है। मन्नू भंडारी उपन्यास, कहानी, नाटक, आत्मकथा, पटकथा सब में सिद्ध हस्त रचनाकार के रूप में जानी जाती हैं। आपके उपन्यास बहुचर्चित हुए हैं, जैसे आपका बंटी, महाभोज, स्वामी, कलवा। इसी तरह से आपके जो कहानी संकलन है एक फ्लैट सैलाब बहुत प्रसिद्ध हुआ है। मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, जिस पर रजनीगंधा फिल्म भी बनी है। 5वां इनका कथा संकलन है त्रिशंकु। 6वां है आंखों देखा झूठ। और मन्नू भंडारी जी ने उपन्यास और कहानी के अतिरिक्त इन्होंने नाटक भी लिखे हैं। बिना दीवारों का घर बहुत प्रसिद्ध हुआ है। आत्मकथा में भी इन्होंने जबरदस्त कलम चलाया है, जैसे यह कहानी, यह भी सवा सेर गेहूं। पट कथा के क्षेत्र में आपने रजनी, निर्मला, स्वामी, दर्पण आदि में बखूबी से अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। पट कथा के क्षेत्र में आपकी साहित्यिक प्रतिभा को देखते हुए, आपकी साहित्यिक सेवा को देखते हुए आपको अनेक अलंकरणों से अलंकृत किया जा चुका है। जैसे महाभोज पर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा सम्मानित किया गया। भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता से भी आपको सम्मान मिला है। कला कुंज सम्मान नई दिल्ली से प्राप्त हुआ और बिहार राज्य भाषा परिषद द्वारा आपको व्यास सम्मान मिल चुका है। अनेक स्तरीय पत्र पत्रिकाओं में भी आपने अपने आलेख, कहानियाँ और रिपोर्टाज आदि लिखती रहीं और बहुत ही प्यार के साथ, दुलार के साथ, सम्मान के साथ आपको पढ़ा जाता है। बच्चों, कहानी चूँकि आपके लिए एकदम नया विषय है, नई विधा है साहित्य की, तो कहानी पर हम थोड़ा सा कहानी पर हम अवधारणागत जानकारी आपको दे देते हैं।
कहानी है क्या? कहानी साहित्य की ऐसी विधा है जिसमें जीवन के किसी एक अंग विशेष का मनोरंजनपूर्ण चित्रण किया जाता है। कहानी एक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग, किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का प्रतिपाद्य होता है। उसका चरित्र, शैली तथा कथा विन्यास सब उसी भाव को पुष्ट करते हैं, अर्थात किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा जिसमें परिवेश हो, कथा का क्रमिक विकास हो, चरम उत्कर्ष बिंदु हो, उसे कहानी कहा जा सकता है। कहानी में किसी एक घटना विशेष का और किसी एक मनोभाव का चित्रांकन बखूबी किया जाता है। अब इसका इतिहास क्या है कहानी का? आपने देखा होगा कि आपके घरों में जो बड़े बूढ़े लोग हैं वे कहानियाँ सुना करके आपको सुलाते हैं। कहने का भाव ये है कि कहानी का जो प्रादुर्भाव है वह आदम युग से ही चला आ रहा है, लेकिन कहानी जो है, हिंदी कहानी, अपने सही रूप में प्रसाद युग में जन्म लेती है। प्रसाद युग मतलब जयशंकर प्रसाद का युग। जैसे प्रसाद जी का युग है, प्रेमचंद युग है, प्रेमचंद्रोत्तर युग है और प्रगतिवादी युग है। प्रसाद युग के जो रचनाकार हैं जैसे चतुरसेन शास्त्री हुए, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक हुए, जैसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी हुए, इनका उसने कहा था कहानी बहुत प्रसिद्ध हुई है। यद्यपि इन्होंने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 3 कहानियाँ लिखी हैं, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। फिर बच्चों दूसरा युग आता है प्रेमचंद युग। प्रेमचंद कथा सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। प्रेमचंद जी ने 300 से अधिक कहानियाँ लिखकर कीर्तिमान स्थापित किया है और अनेकानेक उपन्यासों की सर्जना की है। प्रेमचंद युग में एक तो प्रेमचंद, दूसरे सुदर्शन, वृंदावन लाल वर्मा और आपके जैनेन्द्र जैसे कथाकारों ने बहुत अपनी लेखनी को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और कथा को विस्तार दिया है। इसके बाद आता है प्रेमचंद्रोत्तर युग। प्रेमचंद्र के बाद, जिसे हम प्रगतिवादी युग भी कह सकते हैं, नई कहानी का युग भी कह सकते हैं, समकालीन कहानी का भी युग कह सकते हैं। इसमें उपेन्द्र नाथ अस्क, विष्णु प्रभाकर, रांगेय राघव, यशपाल, प्रभाकर माचवे, भीष्म साहनी, फणीश्वर नाथ रेणु आदि अनेकानेक कथाकारों ने हिंदी कहानी जगत को अमर बना दिया, हिंदी कहानी जगत में कीर्तिमान स्थापित किया, बहुत उत्कृष्ट साहित्य दिया है। यह तो कहानी का एक विस्तार किस तरह से हुआ। नई कहानी में जहां हम मन्नू भंडारी जी पर चर्चा कर रहे हैं, वहाँ ज्ञानरंजन, दिनेश पालीवाल, अजीत पुष्कल, कृष्णा अग्निहोत्री, मृदुला गर्ग, शशि प्रभा शास्त्री, कृष्णा सोवती, उषा प्रियंबदा, कमलेश्वर जी, मिथिलेश्वर, सूर्यवाला, नासिरा शर्मा आदि ऐसी कथाकार हैं जिन्होंने आज के समाज का यथार्थ चित्र खींचा है। ये रहा कहानी का एक विकास, संक्षिप्त विकास। अब बच्चों हम जान लें कि कहानी के तत्व क्या क्या होते हैं। तो बच्चों कहानी के 6 तत्व हैं, जैसे कथानक या कथावस्तु, कथोपकथन, पात्र एवं चरित्र चित्रण, देश काल वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। कहानी में पात्र और चरित्र का बहुत महत्व है, क्योंकि यही कहानी के मूल आधार होते हैं, कहानी को गतिशीलता प्रदान करते हैं।
कहानी के उद्देश्य को स्पष्ट करने में सहायक होते हैं। पात्र जो हैं पाठकों को संदेश देते हैं कि इस कहानी में क्या संदेश जा रहा है। पात्रों के चरित्र के माध्यम से, उनके वार्तालाप के माध्यम से लेखक जो है अपना संदेश देता है। कहानी को समापन की ओर ले जाने में पात्रों की जबरदस्त भूमिका होती है। अब है संवाद योजना, कथोपकथन। संवाद योजना सहज और सरल होनी चाहिए, ये सबसे पहली शर्त है। संवाद योजना स्वाभाविक होनी चाहिए, बनावटी शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। विषयानुकूल हो, पात्रानुकूल हो, रोचक और संक्षिप्त होनी चाहिए। अब आइए हम मन्नू भंडारी की सुप्रसिद्ध कहानी अकेली पर चर्चा करते हैं। वास्तव में मन्नू भंडारी एक सिद्ध हस्त कथाकार हैं। नई कहानी के आंदोलन में उन्होंने अपना विशेष योगदान दिया है। उन्होंने अपनी रचनाओं में सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण करके एक जबरदस्त अध्याय जोड़ा है नई कहानी के इतिहास में। उन्होंने अपनी रचनाओं में सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण किया है। अकेली कहानी मन्नू भंडारी के कथा संकलन 3 निगाहों की एक तस्वीर से संकलित की गई है। सुप्रसिद्ध कथाकार मन्नू भंडारी ने अकेली कहानी में कहानी के तत्वों को समाविष्ट करते हुए वर्तमान सामाजिक रिश्तों पर करारा व्यंग्य किया है। अब बच्चों, इस कहानी के पात्र हैं, एक तो सोमा बुआ जो प्रमुख पात्र है इस कहानी की, उनके पति सन्यासी जी हैं, राधा भाभी हैं और चूड़ी वाला समधी जी और गांव की अन्य महिलाएं जो हैं वे इसकी गौड़ पात्र हैं, सहायक पात्र हैं। अब आइए हम जानें कथानक इस कहानी का क्या है, कथासार क्या है। वास्तव में जो कथा की प्रमुख पात्र हैं सोमा बुआ, उनके बेटे की मृत्यु हो गई है, इकलौता बेटा था। सोमा बुआ का बेटा क्या जाता रहा, उनकी अपनी जवानी चली गई। पति को पुत्र वियोग का ऐसा सदमा लगा कि पत्नी घर बार त्याग कर तीर्थ यात्रा में चले गए। परिवार में कोई ऐसा सदस्य नहीं था जो उनके एकाकीपन को दूर करता। वर्ष में 1 महीने के लिए उनके पति सन्यासी जी घर आया करते थे। उन्होंने कभी पति की प्रतीक्षा नहीं की, कभी आंखें नहीं बिछाया कि हमारे पति आने वाले हैं। आजकल सोमा बुआ के पति आए हुए हैं, अभी अभी कुछ कहा सुनी हो चुकी है, आपस में कुछ वार्तालाप बढ़ गया है। बुआ आंगन में बैठी धूप ले रही हैं, बुआ आंगन में बैठी धूप ले रही हैं, कुछ बड़बड़ा रही हैं। जैसा ये स्वाभाविक है होना, ये बड़बड़ाना स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब भीतर से दर्द हो, परेशानी हो तो आदमी कुछ बड़बड़ाता रहता है। तभी ऊपर से राधा भाभी उतर कर कहती हैं, क्या हो गया है बुआ, क्यों बड़बड़ा रही हो? फिर सन्यासी जी महाराज ने कुछ कह दिया क्या? बुआ कहती हैं, अरे मैं कहीं चली जाऊं तो इन्हें नहीं सुहाता, कल किशोरी लाल के बेटे के मुंडन में चली गई, बस इतने में मुझ पर बिगड़ पड़े। तो राधा भाभी कहती हैं, अरे रोती क्यों हो बुआ, कहना सुनना तो चलता रहता है आपस में। सन्यासी जी महाराज 1 महीने के लिए तो यहाँ आकर रुकते हैं, सुन लिया करो। बुआ कहती हैं, अरे सुनने को तो सुनती हूँ राधा, पर मन तो दुखता है कि 1 महीने के लिए तो आते हैं और कभी मीठा नहीं बोलते। सारे रिश्ते नाते मुझे निभाने पड़ते हैं, इन्हें रिश्ते नातों से कुछ लेना देना नहीं है, कभी रिश्तों की ओर झांकते तक नहीं है। एक दिन बुआ सन्यासी जी से बोली,
सुनते हो, देवर जी के ससुराल वालों की किसी लड़की का संबंध भागीरथी के यहाँ हुआ है। वे सब लोग यहीं आकर ब्याह कर रहे हैं। देवर जी के बाद तो उन लोगों से कोई संबंध रहा नहीं, फिर भी वे समधी तो हैं ही। वे तो तुमको भी बुलाए बिना नहीं मानेंगे। समधी को आखिर कैसे छोड़ सकते हैं, तुम भी तो समधी हो। तो घर की बड़ी बहू ने कहा, बुआ, बुलाए जाने वालों की लिस्ट में आपका भी नाम है। मैं अपनी आंख से देख कर आई हूँ, मैंने पढ़ा है आपका नाम। बुआ बिन पल रुके चल पड़ी और सीधे राधा भाभी के कमरे में गईं और बोली, क्यों री राधा, तू जानती है कि नए फैशन में लड़की की शादी में क्या दिया जाए? तू तो भाई नए ज़माने की है, तुम्हें पता होगा कि लड़की की शादी में नए फैशन में क्या दिया जाता है। समधियों का मामला ठहरा, सो भी पैसे वाले। खाली हाथ जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो पुराने ज़माने की ठहरी, तू तो बता दे क्या दे दूं। फिर बुआ बोलती हैं, घर में देने के लिए है ही क्या, घर में कोई कमाने वाला तो है नहीं। पुरानी संदूक में एक छोटे से बॉक्स में एक पुरानी सोने की अंगूठी रखी है, जो मेरे पुत्र की अंतिम निशानी है, उसे ही बेच दूं क्या? ऐसा बुआ मन में सोचती हैं। अंततः राधा के हाथ बाजार में अंगूठी को बेचकर कपड़े और आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेकर आती हैं। 5 बजे का समय सगाई के लिए तय हुआ। बुआ दिन के 12 बजे से ही टकटकी लगाकर देखती रहती हैं, लेकिन कोई बुलावा देने नहीं आता। अकेली सोचती रहती हैं। शाम को 7 बज चुके हैं, लेकिन कोई नहीं आता। अंत में अकेली खाना बनाने में जुट जाती हैं। यह है कहानी का कथानक, कथा सार। सवाल ये उठता है कि 5 रुपए और अंगूठी को आंचल में बांधते हुए बुआ के मन में क्या विचार चल रहे थे। जिस समय वे राधा को अंगूठी बेचने के लिए दे रही थीं, उस संदूक में 5 रुपए थे और एक अंगूठी थी। उसको निकालते समय सोमा बुआ के मन में क्या चल रहा था। सोमा बुआ ने जब 5 रुपए और अंगूठी को अपने आंचल में बांधा, तब बुआ को अपने जवान बेटे की याद आ रही थी। वे सोच रही थीं, मेरे बेटे की एकमात्र निशानी अंगूठी भी मुझे मजबूरी में बेचनी पड़ी। दूसरा प्रश्न बनता है, यूँ हर साल में 1 महीने के लिए उनके पति पास आकर रहते थे, पर कभी भी उन्होंने पति की प्रतीक्षा नहीं की, उनकी राह में आंखें नहीं बिछाईं। आपको क्या लगता है, वे पति की प्रतीक्षा क्यों नहीं करती होंगी? वास्तव में सोमा बुआ के पति अपने पुत्र के मरने का गम सह नहीं पाए। वे सन्यासी हो गए। पूरे साल में वे 1 माह के लिए घर आते थे, लेकिन उनके मन में कोई खुशी या उमंग नहीं रहती थी। सोमा बुआ को भी अपने पुत्र के खोने का गम बहुत था। मानो उनके जीवन से खुशियों को किसी ने छीन लिया है। वे उदास और अधीर रहती थीं। उनको पति के 1 माह के लिए आने की अधिक प्रसन्नता नहीं होती थी। वे सामान्य बनी रहती थीं। उनको कभी कभी अधिक खुशी या गम नहीं रहता था। उन्हें हमेशा एकाकीपन ही पसंद था। वे अकेले ही रहना पसंद करती थीं। बुआ की सोच और फैशन वाली की सोच में किस तरह का अंतर मिलता है? वास्तव में जो सोमा बुआ हैं, उनकी सोच परंपरावादी है। बुआ अपनी आदर्श परंपराओं एवं रीत रिवाजों को मानने वाली हैं, जबकि नए फैशन वाली सोच में प्राचीन परंपराओं को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। आधुनिकता की चकाचौंध का रंग वर्तमान पीढ़ी पर चढ़ चुका है।
इसीलिए वे आदर्शों और पुराने रीति रिवाजों का पालन नहीं करती। वास्तव में बुआ जब गांव में किसी के यहाँ कोई उत्सव मनाया जाता था तो ये पहुंच जाती थी। और एक बार मुंडन हो रहा था तो वहाँ बन्ना बन्नी का गीत गा रहे थे, तो बुआ हंसने लगी, बोली तुम लोगों को मुंडन का गीत नहीं आता। कहने का भाव यह है कि बुआ लोक गीत की, लोक संस्कार की भंडार थीं। वे पूर्णतः संस्कारित थीं और नई पीढ़ी के लोगों को देखकर उन्हें तरस होता था, वे दुखी होती थीं। अगला एक सवाल बनता है कि सोमा बुआ का चरित्र क्या है, कैसा है। आपने पूरी कहानी सुनी। इस कहानी में सोमा बुआ की जो चरित्र की विशेषताएं हैं वो उभर कर सामने आ गई हैं। तो पहली बात तो ये है वे पराये घर को भी अपना घर मानती हैं। गांव के लोग जब उन्हें इशारा कर देते हैं, बुला लेते हैं, तो बुआ उनके यहाँ काम करने पहुँच जाती हैं। क्योंकि जब वे किशोरी लाल जी के घर मुंडन संस्कार में जाती हैं तब वहाँ जाते ही काम में जुट जाती हैं। उन्हें पता है कि नई नई फैशन परस्त बहुओं को काम काज नहीं आता। पहली खूबी, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है कि बुआ एक सामाजिक रीति रिवाजों की सफल अनुपालन करता है। वे जो सामाजिक रीति रिवाज हैं उनका पालन करती हैं। वे कहती हैं कि सन्यासी जी को रिश्ते नातों से क्या लेना देना, क्योंकि वे तो साल भर में सिर्फ 1 माह के लिए घर आते हैं, सारे रिश्ते नाते तो मुझे ही निभाने पड़ते हैं। और बुआ में त्याग भावना भी सोमा बुआ में कूट कूट कर भरी हुई है। वे सगाई की मंगल वेला की तैयारी, घर का सब कुछ अंगूठी तक को बेचकर करती हैं। इससे बुआ की असीम त्याग भावना बलवती होती दिखाई देती है। अब दूसरे पात्र हैं उनके सन्यासी पति। सोमा बुआ के पतिदेव सन्यासी जी का जो व्यक्तित्व है वह मनमौजी वाला है। वे 1 माह के लिए घर आते हैं, फिर भी बुआ से कहा सुनी किए बिना नहीं रह सकते। तीसरी पात्र हैं राधा भाभी। तो राधा भाभी एक कुशल और कुशाग्र बुद्धि की नारी हैं जो सगाई का सारा सामान बड़ी चतुराई से बाजार से लाकर बुआ को देती हैं। समय समय पर छत के नीचे आकर बुआ की खबर भी लेती रहती हैं। एक है विधवा ननद जो गौड़ पात्र हैं। विधवा ननद का व्यक्तित्व एक ऐसी सामाजिक नारी का है जो रिश्ते नातों को निभाने में अधिक विश्वास नहीं करती। उस पर आधुनिकता का रंग अवश्य चढ़ता दिखाई देता है। अब इस कहानी का जो शीर्षक है वह है अकेली। आपने इस कहानी में देखा, कथानक में देखा कि बुआ को अकेले ही जीवन यापन करना है। बेटा स्वर्गवासी हो चुका है, पति सन्यासी हो चुके हैं और कोई आगे पीछे उनके है नहीं, वो अकेली जिंदगी जीती हैं। तो ये अकेली शीर्षक है, अकेली, ये कितना उपयुक्त है। कहानी का शीर्षक अकेली रखना अपने सार्थक उद्देश्य की पूर्ति करता है। लेखिका ने कहानी के आरंभ में जवान बेटे को खो देने और पति के गम और दुख ने, वास्तव में होता क्या है कि कहानी के आरंभ में ही सोमा बुआ अपने जवान बेटे को खो देती हैं और उनके पति उस गम में इतने दुखी होते हैं कि वे सह न पाने के कारण सन्यासी बन जाते हैं और सोमा बुआ बेचारी अकेली घर में रह जाती हैं। अंत में बुआ को समधी द्वारा नहीं बुलाए जाने पर अकेली ही रह जाना पड़ता है। इसलिए कहानी का शीर्षक अकेली सर्वथा उपयुक्त और सार्थक है, क्योंकि बुआ का अकेली रहना, सन्यासी पति का अकेला रहना और रिश्ते नातों को भी अकेली भूमिका अदा करना आज अकेली शीर्षक को पूर्णता प्रदान करते हैं। इस प्रकार यह कहानी अकेली बहुत ही सार्थक, संदेशपरक
आज के समाज में सोमा बुआ के माध्यम से एक त्यागमयी नारी और किस तरह से जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं और उनको सहकर आगे की ओर बढ़ते जाना इस कहानी का प्रतिपाद्य है। आज रिश्ते नाते ढोंग हो गए हैं। आज रिश्ते नाते जो हैं वे उस तरह से नहीं निभाए जाते। संस्कारहीनता सर्वत्र दिखाई देती है। हमारे रीत रिवाज और परंपराएं सब समापन की ओर हैं। लेखिका मन्नू भंडारी ने बहुत ही मनोवैज्ञानिक ढंग से सोमा बुआ का चरित्रांकन करते हुए अपना संदेश देती हैं आने वाली पीढ़ी के लिए कि आप अपने संस्कारों को सुरक्षित रखें, अपने लोक के जो रीत रिवाज हैं उनको जानें, उनको समझें और अपने रिश्ते नातों को भी पहचानें। यही इस कहानी का प्रतिपाद्य है।